यानी कि ओवरऑल कहानी क्या है, ओवरऑल ये कहानी है कि नीड और डेयर का कब टू आएगा, कब टू नहीं आएगा। जब नीड और डेयर हेल्पिंग होंगे यानी कि मॉडल्स का काम करेंगे तब इनके बाद कभी टू नहीं आ सकता। लेकिन जब डी नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करते तो 100% इनके बाद टू लगाना पड़ेगा। अभी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स का काम करेंगे कब भाई, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म, सेंटेंस नहीं फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में ये 100% गारंटी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स है। और पॉजिटिव फॉर्म में 100% गारंटी सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब है। ये है कहानी। सिया राम एवरीवन, सबको राम राम, जय सिया राम। आज ग्रामर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको मॉडल्स नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेमी मॉडल्स। क्या होते हैं सेमी मॉडल्स, कौन कौन से सेमी मॉडल्स होते हैं, इसकी दो वीडियोस बनाएंगे। एक आज तो आपको मिल जाएगी, और एक वीडियो आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो हैंड डालो सारे के सारे, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो आप सबके सब, हैंड डालो सबके सब सेमी मॉडल्स, हैंड डाल लो सेमी मॉडल्स। अब सेमी मॉडल्स है क्या, पहले वर्ड समझो, मॉडल समझो क्या होते हैं। बट इस मॉडल्स को मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कोर हेल्पिंग हो गए, मतलब 100% सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। मॉडल्स अगर काम करेंगे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, इसके अलावा वो कभी मेन वर्ब का या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का काम नहीं करते, जनरली 99% नहीं करते। इतनी बात समझे, जैसे कैन हो गया, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। कैन, मे, विल, शैल, शुड, वुड, कुड, ये क्या है, सारे के सारे मॉडल्स। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया मॉडल्स, यानी कि मैं सिंपल से बात करूँ हेल्पिंग वर्ब, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया सेमी मॉडल्स। सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो आधे तो मॉडल्स है, 50% तो वो फंक्शन करेंगे एज अ मॉडल्स, और 50% वो काम करते हैं मेन वर्ब का। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। 50% वो काम करते हैं किसका, या तो मेन वर्ब का या कोई और पार्ट, कभी मेन वर्ब या कभी एडजेक्टिव। तो व्हाट इज सेमी मॉडल्स, ऐसे शब्द जो दो फंक्शन एक साथ करते हैं, यानी कि 50% वो किसका काम कर रहे हैं, 50% वो काम कर रहे हैं मॉडल्स का। मॉडल्स यानी कि सिंपल भाषा में बोल दो हेल्पिंग वर्ब। और 50% वो काम क्या कर रहे हैं, या तो काम कर रहे हैं मेन वर्ब का, ठीक है, या फिर काम कर रहे होते हैं वो आपका किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का। जैसे मान लो एडजेक्टिव का काम कर लिया, किसका काम कर लिया, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इस तरह से ये बात समझ आ रही है कि मॉडल सही मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक। अब ऐसे कितने शब्द हैं जो ऐसा काम करते हैं कि सही मॉडल्स में कितने वर्ड्स आते हैं, दो ही शब्द आते हैं सही मॉडल में पढ़ने के लिए। पहला पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, दो पॉइंट्स आते हैं ऐसे पढ़ने के लिए सही मॉडल में। पहला पॉइंट ये, पहले पहले पॉइंट देख लो। पहला पॉइंट है आप कहते हैं यूज ऑफ नीड एंड डेयर। पहले ये शब्द है, अब इसको दो अलग अलग मत कहना, एक ही। ये पहले पॉइंट में तो नीड और डेयर दोनों को एक साथ पढ़ा दूंगा, एक ही कॉन्सेप्ट है क्योंकि दोनों का, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ाता हूँ। अब पॉइंट क्या है, ये जो नीड और डेयर है दो तरह से काम करता है। ये सेमी मॉडल्स है, यानी कि ये मॉडल्स भी है और मेन वर्ब भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान समझना, नीड, डेयर, नीड, नीड और डेयर, अब दो तरह से काम करते हैं तो दो अलग अलग चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब कुछ भी बताने से पहले मैं आपको चार सेंटेंस लिख के देता हूँ, आप मुझे बता रहे चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। इसको साइड पर कर दो, आप मुझे बता रहे चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, एक सेंटेंस ये, और एक सेंटेंस है ही डेयर नॉट टू टच माई फोन, एक सेंटेंस ये। एक सेंटेंस और देखो, ही डज नॉट डेयर टू टच माई फोन। तीन एग्जाम्पल डेयर के साथ आगे, तीन एग्जाम्पल आप एक काम करो, तीन एग्जाम्पल आप ले लो उसके साथ, क्या नाम है इसका, नीड के साथ। यू नीड नॉट टू सोल्व दिस पजल, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू सोल्व दिस पजल। ठीक है, तीन, दो, बहुत अच्छा। चलो पांच एग्जाम्पल आपके सामने, पांच एग्जाम्पल्स है और आपको देखना ही है कौन सा एग्जाम्पल सही है और कौन सा एग्जाम्पल गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको समझने से पहले आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट, और उसका फिर थोड़े थोड़े छोटी छोटी बेसिक बातें जो मॉडल्स कह रहे हो जानने हैं। अब नीड और डेयर है क्या, ये सेम मॉडल है मेरे भाई। ये दो तरह से काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं और ये आपका मेन वर्ब का काम भी करते हैं। जब नीड और डेयर
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। जब नीड और डेयर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में, मैं फॉर्म बोल रहा हूँ, सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फॉर्म, सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब नीड और डेयर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है तब ये काम करता है मॉडल्स का। किसका काम करता है भाई? मॉडल्स का, ठीक है। लेकिन जब नीड और डेयर पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है? पॉजिटिव फॉर्म में, तब ये काम करता है मेरे दोस्त मेन वर्ब का। तब ये काम किसका करता है? मेन वर्ब का, ठीक है। ये बात समझ आई पहली बात, कब ये मेन वर्ब काम कर रहा है, कब ये मॉडल्स का काम कर रहा है। मॉडल्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है मॉडल्स के बारे में। ऑलरेडी 100% गारंटी है, कोई मॉडल इंग्लिश का लिया हो, जो आपको पसंद आए वो ले लो, जो आपके मन में है वो ले लो। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, कोई भी, ought to, मस्ट, जो सा मन में है वो ले लो। मॉडल्स के बाद 100% गारंटी सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आती है, सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब है आपका, पहले बेस फॉर्म समझो क्या होता है, पहले बेस फॉर्म समझो क्या होता है। मैंने एक वर्ड लिखा बी, मैंने एक वर्ड लिखा गो, इसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गोन। आईएनजी फॉर्म है इसकी गोइंग, सिंगुलर फॉर्म है इसकी गोस, और इसकी इन्फिनिटी है टू गो। ये सारी फॉर्म बना दी मैंने, तो ये सारे शब्द बने किससे? गो से। तो सर गो कहलाएगा आपका बेस फॉर्म, बीएफ लिख रहा हूँ, बेस फॉर्म, चलो पूरा लिख देते हैं बेस फॉर्म। तो सर ये कहलाएगा आपका बेस फॉर्म। क्या कहलाएगा? बेस फॉर्म। क्यों? क्योंकि बाकी सारे शब्द किससे बने? गो से। तो गो क्या हो गया आपका? बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म वो होता है जिससे बाकी सारे वर्ड बनाए जाते हैं। एक बार ध्यान रखना, ये भी बेस फॉर्म नहीं है, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। ये भी बेस फॉर्म नहीं है, इसे इन्फिनिटी कहा जाता है। तो 100% गारंटी है मॉडल्स के बाद जितने भी मॉडल्स होते हैं सबके बाद 100% सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आता है, सिर्फ बेस फॉर्म। यानी कि उनके बाद कभी टू नहीं आ सकता, कभी भी टू नहीं आता, संभव ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देखो, आई कैन सोल्व दिस पजल। कितनी बार बोलोगा आपने ये सेंटेंस, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सोल्व दिस पजल। अब आपने सोल्व क्यों लगाया? क्योंकि सर कैन यहाँ पे मॉडल्स है, और मॉडल्स का हमेशा बेस फॉर्म आता है, इसलिए आपने सोल्व लगाया। मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आते हैं, सोल्व लगाया। या टू सोल्व लिखना गलत हो जाएगा, आई कैन टू सोल्व 100% गलत, आई कैन सोल्विंग गलत है ना, आई कैन सोल्व गलत, आई कैन सोल्ड ईडी लगा दिया तब भी गलत। सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म। इतनी कहानी ऐसा समझ आई कि मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। सैड हो गया, उतार लेना। अब आ जाओ, ये कहानी समझ आई? ठीक, ये समझ आया? फिर समझ लो, नीड और डेयर दो तरह से काम करते हैं, मेन वर्ब भी है और मॉडल्स भी है। मॉडल्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जब नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा या इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा तब एक बनेगा मॉडल, और जब आपका ये पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा तब ये बनेगा मेन वर्ब। जब नेगेटिव फॉर्म समझ आओ, जैसे इज है ना, चलो थोड़ा रंग चेंज करें इसका यार, एक से बोल जाते हैं। जैसे एक वर्ड है इज, एक वर्ड है एम, एक वर्ड है आर, ये पॉजिटिव है। इनकी नेगेटिव फॉर्म इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये इसकी नेगेटिव फॉर्म होगी नेगेटिव फॉर्म। सिमिलरली नीड, इसकी नेगेटिव फॉर्म नीड नोट। डेयर, इसकी नेगेटिव फॉर्म डेयर नोट। यानी कि अगर डेयर नोट लिखा है कहीं पे और नीड नोट लिखा है कहीं पे, तो 100 and 200% वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? मॉडल से मेरे भाई, वो कुछ हो नहीं सकता। नीड नोट सिर्फ और सिर्फ 100% मॉडल है, और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बनती है इंट्रोगेटिव फॉर्म? इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने का सिंपल तरीका है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ऐसी तो बनती है इंट्रोगेटिव फॉर्म, ये तो बच्चों की बात है ये जो बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। कितनी बार बोला आपने? आर यू कमिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, यही है इंट्रोगेटिव फॉर्म। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आर पहले लगा दिया, यू बाद में लगाया। इतनी बात समझ आई? अब ये सारी बातें अगर समझ आ गई, ये हटाओ यहाँ से, ये अगर सारी कहानियां समझ आई जो मैंने सुनाई है अभी तक, तो यहाँ आ जाओ। ये भी समझ आ गया बेस फॉर्म क्या होती है। अब दिए गए सेंटेंस में आपको ये नहीं बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये अपने को जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं मेरे भाई। अपने को जानना है इसमें नीड और डेयर का क्या फंक्शन, कि दिए गए सेंटेंस में नीड किसका काम करे, मॉडल्स का या मेन वर्ब का। मॉडल्स यानी कि हेल्प। आ जाओ, पहले वाला साफ साफ दिख रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डेयर यहाँ पे आपका मेन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स। चलो ठीक है, डेयर नोट तो आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स। अब यहाँ पे सेंटेंस तो नेगेटिव है, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि नेगेटिव सेंटेंस, मैंने कहा नेगेटिव फॉर्म। क्या डेयर नेगेटिव फॉर्म में लिखा है? नहीं, डेयर आपका पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है मेरे भाई, तो ये मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? मेन वर्ब। बहुत बढ़िया।
यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? चलो नीचे आते हैं। अब सेम यहाँ बताओ आप लोग मुझे, यहाँ बताओ मुझे सारे के सारे, इधर आ जाओ। नेगेटिव फॉर्म में लिखा है ये नीड नोट, तो 100% गारंटी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग। क्या ये नेगेटिव फॉर्म में लिखा है? नहीं भाई, ये तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है, तो ये मेन, ये क्या हो गया? मेन। अब कहानियां समझना आगे, अगर हम कहानियां समझने की समझ आ गई, पहले वाले में हेल्पिंग हुआ है, अगर हेल्पिंग हुआ तो मॉडल्स हो गया, मॉडल्स क्या होता है? टू आता ही नहीं कभी भी, तो यहाँ से टू हो जाता, सेंटेंस ये कहता। तो सेंटेंस हुआ हाउ डेयर यू टच माई फोन, टू नहीं आएगा मेरे भाई। अब ये नेगेटिव फॉर्म में लिखा है, तो हेल्पिंग हो गया, हेल्पिंग हो मतलब मॉडल्स, मॉडल्स का तो टू आता नहीं, तो यहाँ से भी टू हटाओ। हाँ, मेन वर्ब का टू आ सकता है ये सेंटेंस में, ठीक है। मेन वर्ब के साथ टू आता ही है, इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है, 99% ये कॉन्सेप्ट सारी वर्ब फॉलो करती है। कॉन्सेप्ट क्या है? ये पहली वर्ब है, ये दूसरी वर्ब है। जब कहीं भी दो वर्ब को एक साथ लिखा जाता है तो उनको अलग करने के लिए उनके बीच में 99% टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो आपने दिन में 100 बार देखा होगा, और वो बेसिक एग्जांपल ये, आपने कितनी बार बोला होगा एक सेंटेंस, चल भाई तू साइड हो जा, मजा सा नहीं आ रहा तेरे को देख के। आपने कितनी बार बोला होगा एक सेंटेंस, आपने ये सेंटेंस सुना भी होगा, आई एम गोइंग, बोला, ये पहली वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, गोइंग हो गया आपका सर मेन। आपने बोला मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा जा रहा है, आपने बोला खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ईट फूड। अब पहली वर्ब क्या है? गोइंग, दूसरी वर्ब क्या है? ईट, दोनों के बीच में क्या लगा दिया? टू। तो सेंटेंस हमेशा ऐसे बोलते हो, आई एम गोइंग टू ईट फूड। इतनी बात समझ आई? ये लिखने का तरीका। इधर आ जाओ, यहाँ पहली वर्ब क्या है? डेयर, दूसरी वर्ब क्या है? टच, दोनों वर्ब आ गई, दोनों को बीच में, दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा दिया? तो इससे तीसरा सेंटेंस 100% टिकता है। अगले सेंटेंस पे आओ, यू नीड नॉट टू सोल्व दिस पजल। अब नीड नॉट यहाँ पे क्या है? मॉडल्स। अगर नीड नॉट मॉडल्स है तो मॉडल्स का टू नहीं आता, ये टू हटाओ यहाँ से, तो सेंटेंस बनेगा यू नीड नॉट सोल्व दिस पजल। फिर आ जाओ, यू डेयर नॉट नीड, सॉरी यू डू नॉट नीड टू सोल्व दिस पजल, ये भी सेंटेंस ठीक है, नो एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का टू आएगा यहाँ, यानी कि ओवरऑल कहानी क्या है? ओवरऑल ये कहानी है कि नीड और डेयर का कब टू आएगा, कब टू नहीं आएगा। जब नीड और डेयर हेल्पिंग होंगे यानी कि मॉडल्स का काम करेंगे, तब इनके बाद कभी टू नहीं आ सकता। लेकिन जब डी नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करते तो 100% इनके बाद टू लगाना पड़ेगा। अभी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स का काम करेंगे कब भाई? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म, सेंटेंस नहीं फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में ये 100% गारंटी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स है, और पॉजिटिव फॉर्म में 100% गारंटी सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब है। ये है कहानी। इतनी कहानी समझ आई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, रुक जाओ, ये हो गया सारा सारा, ये हो गया पहली स्लाइड। पहली स्लाइड का है भाई, सही मॉडल्स बताए, यूज बताया, ये सारी चीजें बताई, छोटी छोटी बातें, ये क्वेश्चन थे। फिर देखो क्वेश्चन, शी डेयर नॉट टू एंटर दिस हॉन्टेड हाउस। एक सेंटेंस ये लिखा मैंने, एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी नीड नॉट टू एंटर दिस हॉन्टेड हाउस, है ना। और एक सेंटेंस वो लिख देते हैं, शी डज नॉट डेयर टू एंटर दिस हॉन्टेड हाउस। she does not need to enter this haunted house। आपके पास 4 सेंटेंसेस है और आपको पता है छोटी सी बात करनी है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। वीडियो को पॉज करो, सोच लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, पहले मैं साइड हो जाता हूँ। अब आ जाओ, अब आपको कुछ नहीं करना है कि बस अब सही कैसे गलत कैसे, डेयर और नीड का फंक्शन है, चल लो, ये दोनों तो नेगेटिव फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो 100% हेल्पिंग हो यानी कि मॉडल्स है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव फॉर्म तो है नहीं, प्रश्न तो कहीं पूछ नहीं रहा है, तो 100% यहाँ पे दोनों क्या है? मेन। अगर ये हेल्पिंग हो तो मॉडल्स हो गए, तो मॉडल्स का टू आता नहीं, यहाँ से टू हटाओ, यहाँ से टू हटाओ। अगर मेन हो तो इसका टू आना चाहिए, तो यहाँ भी टू लगा रखा है, यहाँ भी टू लगा रखा है, यानी कि लास्ट वाले दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक थे, पहले वाले दोनों सेंटेंस बिल्कुल गलत थे, वहां से दोनों में से टू हटेगा। ये है कहानी, इसे कहते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल चीजें जो आपको समझनी होती है कि क्या आ रहा है, इंग्लिश हो कैसे रही है। रील्स देखने से थोड़ी ज्ञान मिलेगा,
रील से तो कुछ खास कहाँ बन पाओगे कुछ। फिर देखो, ठीक है, आर कंट्री नीड वेल, आर कंट्री नीड हार्ड वर्किंग, punctual and honest लीडर्स। एक सेंटेंस ये लिखा है, एक सेंटेंस ये, nobody dare to call him a cheat। ठीक है भाई, I need not, चलो इसको यहाँ नहीं लिखते, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। इसको काफी कुछ जानना है इसे। I need not any help from you। ठीक है दोस्त, चलो स्टार्ट करो भाई। मैं साइड हो रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और अपना आराम से देखो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आ जाओ। हर कंट्री नीड, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि दिए गए वाक्य में जो नीड शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस दिए गए वाक्य में ये नीड काम किसका कर रहा है ना। सबसे पहले ये बताओ नीड काम किसका कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स या फिर मेन। आप ये नेगेटिव फॉर्म तो नहीं है, सिर्फ नीड लिखा हुआ है, ये नेगेटिव फॉर्म तो नहीं है, नेगेटिव फॉर्म तो नीड नोट होती है। ठीक है, ये चेक कर लिया, चलो नेगेटिव फॉर्म नहीं है। दूसरा, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म भी नहीं है, अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म होता तो नीड लिखा होता पहले और कंट्री शब्द लिखा होता बाद में, सब्जेक्ट बाद में आता। तो इसका मतलब ये मॉडल्स, ये है आपका मेन, ये क्या है मेन। ठीक है, ये चलो ये क्लियर हो भैया, ये तो मेन। चलो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अगर ये मेन वर्ब है, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो कंट्री कितनी, एक, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नीड हटा दो नीड्स लगा दो, नीड हटा दो नीड्स लगा दो। सेम ऐसे यहाँ पर दिए गए वाक्य में डेयर किसका काम करे, पहले ये पहचान लो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ना तो नेगेटिव फॉर्म है ना ही इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो इसका लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब काम करे तो 100% इसका टू आएगा, लगा भी रखा है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं। 99% बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाते हो बी आंसर करते हैं मुझे, 99% बच्चे ऑफलाइन पढ़ाते हो बी आंसर करते हैं मुझको। तो इसका मतलब क्या है कि मेन वर्ब टू तो 100% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सी आंसर है सर, कैसे कहते हैं सी, बच्चे कहते हैं चीट नहीं आएगा। अरे चीट आएगा, क्यों नहीं आएगा। चीट जो है ना आपका बेटा, ये दो तरह से काम करता है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ठीक है, और अब बच्चा कहता है चीटर आएगा, भाई चीटर तो इंग्लिश भाषा में कोई शब्द ही नहीं है, चीटर अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द ही नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, वर्ड है आपका चीट, जो नाउन भी है वर्ब भी। अब यहाँ पे मेन वर्ब काम कर रहा है। अब मैं जानता हूँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। नोबडी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, नोबडी तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, तो डेयर की जगह डेयर्स कर दो, दोनों जगह पे डेयर की जगह डेयर्स कर दो। यहाँ आ जाओ, इस वाली जगह पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आई नीड नॉट एनी हेल्प फ्रॉम यू। इस सेंटेंस को देख ले, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, क्या नीड नॉट किसका काम कर रहा है, नेगेटिव फॉर्म में लिखा है। अगर नेगेटिव फॉर्म में लिखा तो 100% सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग यानी कि मॉडल्स। ठीक है, ये हेल्पिंग है, ये तो मैंने क्लियर कर लिया कि हेल्पिंग। चलो इसमें आना, ये तो ग्रीन पे ग्रीन तो चलेगा नहीं। चलो यार कौन सा चलाए, ये चला के देखते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग हो गया, ये मैंने मान लिया है, मान के लिया है ये हेल्पिंग हो। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम ईटिंग फूड। ये सेंटेंस मैंने बहुत बेसिक सेंटेंस लिखा है, आई एम ईटिंग फूड। एम हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हो, इसके साथ मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब नहीं होती तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता था, तो ये कुछ और बन जाता है, फिर ये मेन वर्ब बन जाता है। से फॉर एग्जाम्पल ये आई हैव ईटन फूड। ठीक है, और आई हैव फूड, दोनों सेंटेंस 100% ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार वर्ड लिखी हुई है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब काम करेगी और ये मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वर्ब तो लिखी हैव अकेला आया तो ये सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब निकल आएगा। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब निकल, लेकिन मॉडल्स तो 100% सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब इसकी मेन वर्ब का है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है नीड नोट, यहाँ पे अगर क्या है हेल्पिंग वर्ब तो इसकी मेन वर्ब का है।
अब आप बोलो सर हेल्प है, अरे नहीं मेरे भाई हेल्प कहाँ से हो गया, चलो पार्सिंग करते हैं। फ्रॉम भाई प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एनी आपका डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ है, तो 100% गारंटी है हेल्प यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। हेल्प यहाँ किसका काम कर रहा है, नाउन का। यानी कि आपने हेल्प वर्ब तो लगा दिया, मेन वर्ब भी लगाया, कमाल कर दिया आपने, वाह। बिना मेन वर्ब के चला रहे हो हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि सेंटेंस 100% गलत हो गया। तो करे कैसे ठीक इसको, इसको ठीक करने के कई तरीके हैं, कोई सा अपना लो। इसको ठीक करने के कई तरीके हैं, कोई सा अपना लो। ऐसे लिखो, आई नीड नोट हेल्प फ्रॉम यू, ये लिख लो। या फिर लिखो, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प फ्रॉम यू। ठीक है, दोनों में से कोई सा बना लो। अब दोनों में देखो क्या है, पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, अगर इसके अंदर आप बात करो पहले वाले की, तो नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हेल्प इसका मेन वर्ब हो गया ना भाई। और यहाँ पे डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नीड इसका मेन वर्ब हो गया। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी मेन वर्ब 100% होगी, बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। एनी तो आपका है डिटर्मिनर, ठीक है, तो ये आपका नाउन हो गया। डिटर्मिनर क्योंकि नाउन के साथ ही आते, डिटर्मिनर क्योंकि नाउन के साथ ही आते, तो नाउन हो गया आपका। ये कहानी टोटल मिला के, ओवरऑल मिला के आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ों से बात नहीं बनेगी। एक लाइन पढ़ लियो हो गया, फेल हो उसके लिए तो फिर मेहनत करो, पास तभी होगे। ये कहानी क्लियर है सारी सारी नीड के बारे में, क्वेश्चन भी काफ़ी करा दिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेना, चाहो तो उतारो तो अच्छी बात है, उतार के ही ज़्यादा बढ़िया होगा, वरना पढ़ाने को तो मैं भी स्लाइड से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता उसके साथ इतना, ग्रामर में लिखने का ज़्यादा आनंद आता है। ये कहानी समझ आई सारी की सारी, क्वेश्चंस भी कर लिया आपने। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और देखो, नोट करके एक छोटा सा पॉइंट और देखो। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये रहा, द चाइल्ड नीड टू बाथ टू पीट, और द चाइल्ड नीड बाथिंग। ठीक है भाई, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, आपको बताना दोनों में से कौन सा ठीक है और क्यों ठीक है, कौन सा ठीक है और क्यों ठीक है। जब तक आपके पास रीजन नहीं आएगा ना, तब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तभी होगा तो ज्ञान होगा, वरना तो बेकार है। ध्यान सुनो, द चाइल्ड नीड टू बाथ, द चाइल्ड नीड बाथिंग, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। अब दोनों सेंटेंस की मैं बात करूं तो भैया दोनों में नीड जो है पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, नेगेटिव फॉर्म तो नहीं है, ना ही इंट्रोगेटिव फॉर्म है। दोनों में पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ, दोनों मेन, दोनों में मेन वर्ब है। ठीक है, ये इसके बाद इन्फिनिटी आ गई, ये इसके बाद जीरेंड आ गया, ये आईएनजी फॉर्म है जीरेंड। द चाइल्ड नीड टू बेथ, ये एक्टिव पैसिव सेंटेंस कहलाएगा, और ये इसका पैसिव है। अब बच्चा हिल जाता है सुनते ये पैसिव है, हाँ ये पैसिव है मेरे भाई। ये नीड और डेयर का पैसिव बनाने का एक और तरीका है। ठीक है, ये नीड और डेयर का पैसिव बनाने का एक तरीका और है। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे बन जाता है पैसिव। अब दिखाई देगा, येलो कलर दिखाई दे रहा है, एक्टिव और पैसिव। नोट करके लिखेंगे इस पॉइंट को। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है बच्चा जो है खुद नहा लेगा, ये बच्चा यहाँ पे डूअर है, ये खुद नहाएगा। दूसरा वाले का मतलब है ये बच्चा जो है नॉन डूअर है, ये खुद नहीं नहाएगा, इसको कोई और नहलाएगा। पहले वाले का मतलब है बच्चा डूअर है, वो खुद नहीं नहाएगा उसको, पहले वाले का मतलब है बच्चा डूअर है, वो खुद नहाएगा अपने आप। दूसरे वाले का मतलब बच्चा नॉन डूअर है, वो खुद नहीं नहाएगा, उसको नहलाने के लिए कोई और आएगा, और जो आएगा वो डूअर है, वो मेंशन ही नहीं कर रखा आपने। जब डूअर मेंशन नहीं होता तो पैसिव वॉइस बनता है, और जब डूअर मेंशन हो तो एक्टिव वॉइस बनता है, ये तो डेफिनेशन है। इतनी बात समझ आई, ये थी कहानी। ठीक है, अब बच्चा इसको सुन के हैरान हो जाता है, यानी कि एक पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे नोट करके जो लिखना है छोटा सा, वो ये लिखना है आपको, पॉइंट जो नोट करके लिखना है वो लिखना है आपको, नीड और डेयर। नीड और डेयर के बाद अगर ये मेन बुक का काम कर रहे हैं, नीड और डेयर अगर किसका काम कर रहे हैं, यार कलर कॉम्बिनेशन में ना मजा सा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों फ्लो नहीं बन पा रहा, वो वाला जो बनना चाहिए। ये भी हल्का लग रहा है, तू ही आ जा भाई, एक बार ना बैठ के आराम से सारे कलर देखो कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, तब मजा आएगा पढ़ाने में। नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर की अगर मैं बात करूँ, जब ये मेन वर्ब का काम करे, किसका काम करे भाई, मेन वर्ब का, लिख लें यहाँ पे मेन वर्ब, एम मतलब मेन वर्ब। जब नीड एंड डेयर मेन वर्ब का काम करे तो दो तरीके बनते हैं इसके बाद, या तो इसके बाद आप इन्फिनिटी लिखोगे, या इसके बाद आप जीरेंड लिखोगे। ठीक है, इन्फिनिटी यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीरेंड यानी कि आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आपने इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो ये बनता है एक्टिव स्ट्रक्चर,
लेकिन अगर आपने जीरेंट लिखा हुआ तो ये बनता है पैसिव स्ट्रक्चर। ये पैसिव बनाने का एक और तरीका जो 90% लोगों को नहीं पता होता, जनरली बच्चों को नहीं पता होता। टीचर तो सारे जानते हैं, टीचर तो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको तो पता ही होता है, तभी तो टीचर बने वो। एफिनिटी और जीरेंट, ये बात समझ आई। ये थी कहानी जो नोट करके छोटा पॉइंट अलग से लिखना है, मेंस में काम आएगा ये आपके एसएससी सीजीएल सीपीओ है ना, इसमें बहुत काम आएगा ये आपके बैंक के अंदर, बहुत अच्छे क्लोज टेस्ट के अंदर काम आता है। अगर ये कहानी समझ आई, ये एग्जाम्पल समझ आए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, इसको ऊपर कर दिया, आ जाओ, ठीक है। पर तू नहीं हटेगा क्या? मत हट, अब ऐसे काम चलेंगे। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था, एक सेंटेंस और देखो, यू नीड टू कट तो टफ करो, योर हेयर नीड टू कट और योर हेयर नीड कटिंग, दोनों में से कौन सा ठीक है? अब जो बच्चे रोल पढ़ते हैं उनको तो समझ आने वाली बात है नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल बच्चों के लिए बात है। जो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वही इसको सेंटेंस को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे समझो, अगर आपने टू कट लगा दिया यानी कि इनविटी, यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया, और अगर आपने कटिंग लगा दिया यानी कि जीरेंट, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव का मतलब ये डूअर बन गया, और पैसिव का मतलब ये नॉन डूअर बन गया। अगर ऊपर डूअर बन गया तो इसका मतलब बाल अपने आप खुद काट रहे हैं, ये मेरे जो बाल हैं अपने आप को ही काटना शुरू कर रहे हैं। ये लिविंग थिंग है क्या जो अपने आप काट लेंगे? बाल तो किसी के द्वारा काटे जाएंगे मेरे भाई, और जिसके द्वारा काटे जाएंगे वो आपने मेंशन नहीं किया, तो ये गलत हो गया। और ये नीचे से उतार लेने इसको। समझ आ रही है कहानियाँ? नीड एंड डेयर साइन मॉडल्स, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। देख लो एक बार सारी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टाइम बढ़िया से करेंगे। थोड़ा ब्लैक ब्लैक से बोर सा हो रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, इतना काफ़ी है आज की क्लास के लिए। ये सही मॉडल्स वाला पार्ट 1 खत्म हुआ, मतलब नीड एंड डेयर का पूरा यूज़ पढ़ा। इसके बाद कुछ नहीं है इतना। अच्छी अच्छी किताबों में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, अच्छी किताब पढ़ो, कॉलेज कॉबिल पढ़ लो, अच्छी किताब है बहुत। रेमन मर्फी, रेमन मार्टिन, एवरेज किताब है, अच्छी नहीं कह सकते, एवरेज किताब कह सकते, लेकिन कॉलिन कॉबिल बहुत अच्छी किताब है। रेमन मर्फी उसका कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये नीड एंड डेयर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। जय श्री राम।